मुझे लगा था ज्वाइन ही नहीं करेगा, इतना टेक्निकल इशू था। तो हम लोग किस पेज नंबर पे थे, कौन बताएगा? 47 है। 47 त्रिदोष पर समय या ऋतु का प्रभाव। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे, कफ का पढ़ रहे थे, त्रिदोष का पर समय और ऋतु का प्रभाव, यहाँ से शुरू करना था, है ना? चल, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, वर्षा में प्रकोप एवं शरद में शमन होता है। वर्षा में पित्त का संचय, शरद में प्रकोप तथा हेमंत में शमन हो जाता है। इसी प्रकार शिशिर में श्लेष्मा का संचय, बसंत में प्रकोप एवं ग्रीष्म में श्लेष्मा का शमन हो जाता है। तो जो कफ है वो गर्मियों में समाप्त हो जाएगा, गर्मी पाके वैसे ही कफ जो है श्लेष्मा वो पिघलता है, और ठंड में श्लेष्मा का संचय, बसंत में प्रकोप और ग्रीष्म में श्लेष्मा का शमन हो जाता है। तो इसी तरीके से बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं। वात का संचय गर्मियों में हुआ, ग्रीष्म ऋतु में, और वर्षा में बढ़ गया और वात, और शरद में कम हो गया। अब वर्षा ऋतु में पित्त बढ़ता है, शरद में प्रकोप होता है उसका, और हेमंत में शमन हो जाता है। इसी प्रकार शिशिर में श्लेष्मा का संचय, बसंत में प्रकोप और ग्रीष्म में श्लेष्मा का शमन हो जाता है। तो आपको ये करना है कि जो हिंदी का डिक्शनरी है, जितनी ऋतुएं हैं हिंदी में, ठीक है, जनवरी फरवरी इधर लिखेंगे, और इधर हिंदी में जितनी ऋतुएं हैं उनको लिखेंगे, और वे हमें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। बाहर चेयर पे रखा है। त्रिदोषों पर रसों का प्रभाव। मधुर, अम्ल, लवण, वायु शामक एवं कफ वर्धक होता है। कटु, तिक्त, कषार्म वायु वर्धक एवं कफ शामक होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण वायु शामक एवं कफ वर्धक होता है। अब देखिए, अगर मीठा खाते हैं, अम्ल मतलब खट्टा खाते हैं, लवण मतलब नमक खाते हैं, तो वायु शामक होता है, ठीक है, गैस रिलीज करने वाला होता है, एवं कफ वर्धक होता है, तो कफ को बढ़ाएगा। तो जब मीठा खाते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा सा कफ कफ टाइप का बंध जाता है, हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा मीठा है तो। कटु, तिक्त, कषार्म वायु वर्धक, वायु को बढ़ाने वाले क्या है? कटु, तिक्त, कषार्म, और कफ शामक होते हैं। तिक्त, कषाय, मधुर, मद, मुर, रस पित्त शामक होते हैं। पित्त को शांत करना है तो तिक्त कषाय, जैसे आंवला, ठीक है, जामुन, फरेंदा, ऐसे वाली चीजें। तथा लवण, कटु और अम्ल रस पित्त वर्धक होते हैं। तो ये नमक ज्यादा लेंगे, कड़वा ज्यादा खाएंगे और खट्टा ज्यादा खाएंगे तो उससे पित्त बढ़ता है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक सेकेंड दीजिए मुझे। तो जब आप एक और अब टेबल बनाएंगे, क्या है वो टेबल, कि जब आप लिखेंगे इधर साइड जनवरी फरवरी सारा दिसंबर तक, इधर आपने ऋतुएं लिखी, और इधर आपने उन ऋतुओं का जो कौन सा मतलब तीन तीन ऋतुओं के बराबर आपका कफ वर्धक है ये, कि पित्त है कि वायु है, हाँ, कफ है, वायु है कि पित्त है, हाँ, तीन के हिसाब से आप उसको लिखेंगे,
ठीक है, तो ये वाली एक टेबल और होमवर्क में बनेगी और इसी में आगे लगा लीजिएगा। मधुर, अम्ल, लवण वायु शामक कफवर्धक होता है। कटु, तिक्त, कषार्म वायुवर्धक एवं कफ शामक होते हैं। तिक्त, कषाय, मधुर रस पित्त शामक होते हैं तथा लवण, कटु और अम्ल रस पित्तवर्धक होते हैं। तो या फिर अलग अलग बना लीजिए, इसकी टेबल अलग बना लीजिए, उसकी टेबल अलग बना लीजिए। इस प्रकार काल को ध्यान में रखकर विभिन्न रस युक्त द्रव्यों का सेवन कर त्रिदोष को साम्यावस्था में रखा जाता है। पुरुष के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। त्रिदोष में जब साम्य रहेगा तो शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी तथा धातु व मल में भी साम्यता रह सकती है। इस प्रकार शरीर निरोगी रह सकता है। यही त्रिदोष ही शरीर का विनाश, निर्माण एवं संचालन का मूल है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन का मूल है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं दोषों द्वारा होता है। अब है प्राकृतिक चिकित्सा एवं उपवास के दौरान उभार, उपचार के उभार एवं रोग उभार टॉपिक है। तो उभार समझते हैं, कौन समझता है उभार, कोई बताएगा? सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। उभार को अपनी भाषा में डिस्क्राइब करना चाहे तो? मैम, जैसे कि कोई भी ऋतु है उसके अनुसार वो चीज उभरती है। जैसे कि इन दिनों में कफ का प्रकोप होता है तो वही उभार है शायद। अच्छा, और कोई? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान कभी कभी आपको मर्च बढ़ा हुआ महसूस होता है। मतलब अगर आप किसी की प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं तो ठीक होने की बजाय उसको लगेगा तकलीफ और बढ़ गई है और एक के बाद एक और बीमारियां ऐसा लगेगा बढ़ रही हैं। अरे पहले तो ये नहीं था, अभी तो ये भी होने लगा, अभी ये भी होने लगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान होता है। तो वो उभार है, मतलब एक्चुअली वो सारी बीमारियां अंदर दबी हुई थी और हमारे डिटॉक्स करने से जब हम शोधन प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे तो सारी की सारी बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारा जो शरीर है वो कंफर्टेबल है दवाओं द्वारा बीमारी को दबाने, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो शरीर अपने नेचर से अगेंस्ट काम कर रहा है ना। कंफर्ट जोन ये है कि मैं थोड़ी सी बीमार पड़ी रहूं, लोग पूछेंगे, मेंटली सेटिस्फेक्शन है, आराम करने को मिलेगा, तो हम ठीक होना ही नहीं चाह रहे, हम उसी कंफर्ट जोन में हैं। अब जब हम ठीक किया जा रहा है हमको प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, तो बॉडी पे जरूरत से ज्यादा काम हो रहा है, तो उसको हम उभार कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एवं उपवास के दौरान शरीर में एकत्रित गंदगी एवं विजातीय द्रव्य तेजी से निकलने के कारण रोग उन्मूलक उभार परिलक्षित होते हैं। इन्हें उपचार को उभार कहा जाता है। जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए उपचार उत्तेजक रखा जाता है, अर्थात सुस्त शरीर को अधिक क्रियाशील करके तीव्र प्रदाह प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। इसे उपचार का उभार कहा जाता है। इस बात को एक रोगी के उदाहरण से समझते हैं। समझ आ रहा है? जो हमने बताया इसमें थोड़ी क्लिष्ट हिंदी लिखी होती है। जो हमने बताया जब प्राकृतिक चिकित्सा या उपवास चिकित्सा की जाती है तो शरीर के अंदर जो गंदगी है, विजातीय द्रव्य है, वो तेजी से निकलता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हमारा बीमारी बढ़ रही है। जीर्ण रोगों को दूर करने के लिए उपचार उत्तेजक रखा जाता है, अर्थात सुस्त शरीर को अधिक क्रियाशील करके तीव्र प्रदाह प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाती है। इसे उपचार को उभार कहा जाता है। इस बात को एक रोगी के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक घेंगा वाले रोगी की प्राकृतिक चिकित्सा की गई, ग्वाइटर। कुछ दिनों में घेंगे की सूजन 50% कम हो गई।
पर एक दिन पुनः उभार आया और उसकी सूजन कुछ बड़ी सी मालूम हुई। साथ ही उसमें एक फोड़ा सा भी बन गया जिसे बहुत ही सड़ा पानी, पस, विजातीय द्रव्य निकला और एक दिन में ही सूजन घटकर 25% रह गई और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस फोड़े को क्या समझें? निस्संदेह ये फोड़ा मित्र बनकर आया और रोगी को पूर्णतः स्वस्थ कर गया। इसलिए ये घटना उपचार के उभार का अच्छा उदाहरण है। मतलब जो डिजीज थी उसको वो निकालने की कोशिश कर रहा था, जो हमारा पैटर्न था, जो चिकित्सा थी, प्राकृतिक चिकित्सा थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो ठीक हो गया, फिर अचानक से और तेजी से लगा खराब हो रहा है, पर वो खराब नहीं हो रहा था, वो उभार था कि जो थोड़ा बहुत और भी बचा है, जो सड़न है वो पूरी तरह बाहर निकल जाए, ये उसका लक्षण था। तीव्र रोगों को दबाने में शरीर के विभिन्न संस्थान वे विजातीय विषाक्त पदार्थ इकट्ठे होते हैं। विषाक्त विजातीय तत्व इकट्ठा होने से अस्थियों की संरचना में विकृति, मांसपेशियों तथा स्नायु बंधों की कमजोरी, आत्मनियंत्रण की कमी, नकारात्मक चिंतन, स्नायु विकृति, मानसिक विकृति तथा मिर्गी इत्यादि के लक्षण दिखते हैं। ये लक्षण रोग के उभार कहे जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के उभार को चिकित्सीय भाषा में रोग का तीव्र रूप, रोग की आकर्षक अवस्था, पुराने और प्रत्यावर्तन रोग, उपशन संकट आदि नामों से जाना जाता है। हालांकि यह रोग उभार शरीर से रोग को बाहर निकालने की प्रकृति का प्रयास मात्र होते हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? अभी उभार सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान कभी कभी ठीक होती हुई चीज हमें अचानक से और ज्यादा खराब होती दिखती है, क्योंकि जो दबे खुबे बचे हुए हमारा और टॉक्सिन्स थे, विजातीय द्रव्य थे, वो तेजी से बाहर आने की कोशिश करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बीमारी और बढ़ गई है या उग्र रूप धारण कर ले गई है। तो ऐसे में हमें बहुत पेशेंसली काम करना चाहिए, समझाना चाहिए व्यक्ति को और अपना प्राकृतिक चिकित्सा जारी रखनी चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों की एक किस्म या रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में शरीर हानिकारक हमलों से खुद का बचाव कर सकता है। कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि रोगाणुओं से भी नहीं लड़ सकती है ना। इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, हमारी बॉडी में एक हमारा अपना इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे को फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और भी बहुत सारी जीवाणु कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। और बहुत सारे लोगों का ये इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारी होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में रक्षा की पहली पंक्ति एक ऐसी ढाल है जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ये क्या है? सबसे बड़ा हमारा इम्यूनिटी जो बैरियर का काम करता है वो है हमारी त्वचा। ठीक है। लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन और हमारा जो हमारे कवच की तरीके से हमारे चारों तरफ है वो है हमारा त्वचा। तो त्वचा हमारा शरीर का मुख्य कवच है जो हमले के खिलाफ एक शारीरिक बाधा के रूप में काम करती है। श्वसन तंत्र और पाचन के ऊपरी परतें भी हानिकारक रोगाणुओं को अंदर आने से रोकती है। अगर एक रोगजनक हमलावर ढाल को पार कर जाता है तो क्या होता है? शरीर रक्षा की अगली पंक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की विशेष कोशिकाएं शरीर के पहरेदारी करती हैं, साथ ही रोगाणुओं को देखने और नष्ट करने के लिए खून और लसिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में घूमती हैं। तो पहले लेवल पे हमारी त्वचा को अगर क्रॉस करके कोई भी जीवाणु आपको हमला करता है
तो आपके पास आपका ब्लड, लिम्फ और ब्लड वेसल्स होती हैं। एक बाहरी आक्रमणकारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिक्रिया का कारण बनता है उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक, जो जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो स्टिमुलेंट है, राइट। जैसे मान लीजिए जीवाणु ना होके हमने चुटकी काटी, तो ये चुटकी जो है एंटीजन है। हाँ, ये कोई बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकता है। तो ये चुटकी, ये यहाँ से वायरस कुछ काट रहा है, कोई मच्छर, तो वो एंटीजन है। और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ने के लिए जो सेना तैयार करेगी वो एंटीबॉडीज है। क्लियर है? जी मैम। थैंक यू। एक बाहरी आक्रमणकारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिक्रिया का कारण बनता है, हाँ, उसे एंटीजन कहा। और कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाएं किसी भी आक्रमणकारी रोगजनक पर हमला करने के लिए कार्य करती हैं। अन्य कोशिकाएं विशिष्ट रोगजनों को पहचानने और याद रखने के लिए प्रशिक्षित होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो विशिष्ट एंटीजन को रोकती है ताकि वो नष्ट हो सके। इस तरह से यह विशेष बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली या टीकाकरण का काम करती है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस। रोग को उसकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कंजेनाइटल डिजीजेस होती हैं एंड एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं। और फिर अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीजेस क्या है? वो जो जन्म के समय से ही शरीर में होती हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचय या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। ठीक, तो कंजेनाइटल डिजीजेस आपको पता है, पर आपको नाम कभी कभी नहीं पता होते, पर चीजें पता है कि जन्मजात है, जब से जन्म हुआ है तब से इस व्यक्ति में है, और उनका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है? वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब जो जन्म तो हुआ था स्वस्थ, पर धीरे धीरे उसको ये रोग लग गया है, तो हम कहेंगे एक्वायर्ड, मतलब उसने एक्वायर किया है, प्राप्त किया है खुद ही समय के साथ साथ, तो वो बीमारियां हमें एक्वायर्ड डिजीजेस में कैटेगरी में होती हैं। ये है कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं, उदाहरणतः जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। रोग कारक जीव की संचारण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। इसीलिए इसे संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति के वायरस के कारण गई तो दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसमिट हुई। तो मेनली वायरल डिजीजेस जो हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस ट्रांसफरेबल हैं, इसलिए उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? कम्युनिकेबल हो गई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। नॉन कम्युनिकेबल हो गई जो स्वस्थ व्यक्ति को, कि एक व्यक्ति से दूसरे, संक्रमित व्यक्ति है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको ट्रांसफर नहीं होंगी, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मधुमेह, क्या ऐसा मधुमेह कोई की बगल में बैठे तो मधुमेह हो जाएगा? नहीं होता ना। डायबिटीज जो है बगल में बैठने से नहीं होती, पर सर्दी जुकाम बगल में बैठने से होता है, राइट। तो वो वायरस के कारण है, वायरस इन्फेक्शन है, इसलिए वो कम्युनिकेबल है। और डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, हृदय रोग है, कैंसर है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक, ये आपकी मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पूरी बॉडी में लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उनके थ्रू फैलती हैं। डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या है? ये विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होती हैं। तो हार्ट डिजीज इज अ डिजेनरेटिव डिजीजेस। ठीक, डिफिशियंसी डिजीज क्या है?
तो सॉरी, डिजेनरेटिव डिजीजेस में ये विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं। डिफिशियंसी डिजीज क्या है? ये विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होते हैं, जैसे रिकेट्स, मारामस एंड पेलिग्रा। तो ये शरीर में किसी चीज की कमी है लगातार, उसके कारण उत्पन्न होते हैं। शिवम बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम ये रिकेट्स और मरामस और पेलाग्रा ये क्या है, क्या बॉडी? आगे आगे है आपके में जो ये डिसीजेस के नाम है, ठीक है। जैसे बेरी है, विटामिन B12 की कमी से है, इसी तरह रिकेट्स है, विटामिन D की कमी से है, ठीक है। तो ये बड़ी ये डिफिशिएंसी डिजीज है, ये बीमारियों के नाम है। ये पहली बार नाम सुना है, तो पता चलता है विटामिन ए की कमी से, मान लो आंखों की कमी आती है, आंखों में काले ये पता चलता है। मैंने पहली बार नाम सुना है। हाँ, आगे 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 टेबल है और ये बीमारियों के नाम है, ठीक है। एलेग्रा, एलर्जी, ये किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील। आप नोट कर लें प्लीज शिवा, जब पूछना हो तो फिर पूछिएगा। एलर्जी, एलर्जी ये किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता का कारण होता है। आप म्यूट करें शिवम, अपनी तरफ से म्यूट करें अपने को। हाँ, थैंक यू। एलर्जी क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि हर कोई साबुन में हाथ डालेगा तो उसको नुकसान होएगा, पर किसी किसी व्यक्तियों में पर्टिकुलर सोप के प्रति, पर्टिकुलर मिल्क के प्रति या सिट्रस फ्रूट के प्रति एलर्जी देखी गई है कि उनको वो नहीं सूट करता, या जैसे ही खाएंगे छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, खट्टा खाएंगे तो थ्रोट में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो वो कहते हैं कि इसको इस चीज से एलर्जी है। और बहुत बार वीट की एलर्जी और दूध की एलर्जी इतनी साइलेंट तौर पे लोगों को देखी जाती है कि उनको IBS का प्रॉब्लम होता है और जब बंद कराई जाती है तो वो छिक भी फील करते हैं। कैंसर, कैंसर क्या है? ये अनियमित ऊतक वृद्धि का कारण होता है। तो एब्सर्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज या मैलिग्नेंट ग्रोथ, मतलब अनियमित, जैसे अगर जिसको ऐसे बढ़ना है वो ऐसे 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 बढ़ने लग जाए ना। इरेगुलर शेप एंड साइज, इरेगुलर मतलब उसका जो फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, वो इरेगुलर हो जाए। तो ऊतक टिश्यू आप समझते हैं, तो टिश्यू की अनियमित ग्रोथ हो जाएगी, तो उसको कैंसर डिजीज है। इसी तरह जेनेटिक डिजीजेस क्या है? ये अनुवांशिक कारकों के कारण होता है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जहां पे हम लाल हरा ये सब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। कंजेनाइटल डिजीजेस अभी हमने पढ़ी। इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है, क्योंकि जब आपका बर्थ होगा तभी आपके आप वैसे ही बर्थ से ही होता है। होंठ का कटना, हियर लिप, क्लेफ्ट पैलेट, विदीर्ण तालु और पांव का फिरा होना, क्लब फुट आदि जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग निषेचत अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण भी होता है। तो जब क्रोमोसोम्स में, DNA में जो जीन्स हैं, तो अगर वो जीन के लेवल पे ही डिफॉर्मिटी आ जाती है तो हम में इस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है पैदा होते ही, और तब हम उन्हें कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। तो ये गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के लेवल पे ही उसमें परिवर्तन आ जाता है। मोंगोलिज्म, हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असामान्यता के कारण स्थानीय अधरांगता आदि जन्मजात रोग हैं, ठीक है। तो ये भी आगे क्लियर होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये आपकी अपनी क्यूरियोसिटी है और अपना नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, वो तो कभी खत्म नहीं होती। आप जितना चाहें उतना समझें डिजीजेस के नाम, डिजीज के बारे में, ठीक है। प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचार, अब इसमें है नाम भी आएंगे जो आप नाम पूछ रहे थे, और भी चीजें आएंगी।
पहला है बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। बैक्टीरियल होंगी, वायरल होंगी, फंगस होंगी। तो हमें नेचुरोपैथ में भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी कौन सी है, बैक्टीरियल है, वायरस है कि फंगल है, ठीक है। उसी हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे तो इजी होगा। टाइफॉइड, ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की प्लीहा, स्प्लीन और आंत योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर दर्द बना रहता है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं टाइफाइड का फीवर कैसा होता है ना, कॉमन है। टाइफाइड किसी ना किसी को घर में या आसपास सुनाई पड़ ही जाता है। तो ये रोग बैक्टीरियल डिजीज है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको नहीं भी नाम याद है बैक्टीरिया का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये स्प्लीन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है और ये गंदे पानी की गंदगी से फैलता है। बाहर खाना वाना गंदा जब खाते हैं तो भी होता है। उपचार क्या है इसका? रोगी व्यक्ति को मलमूत्र निवास स्थान से दूर करना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जितना आप हाइजीनिकली अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, ताजा खाना खाएंगे, पानी को बॉईल करके पिएंगे, उतनी जल्दी टाइफाइड ठीक हो सकता है और टाइफाइड नहीं होगा। तो जनरली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना आप अपना हिफाजत करें, स्वच्छ साफ खाना खाएं, यूरिनेशन या डिफिकेशन के लिए साफ सुथरी जगहों को देखें, समझें, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये क्या है? राजयक्ष्मा या तपेदिक। इस रोग को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूसने से प्रसारित होते हैं। इस रोग के लक्षण ज्वर, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास, पाचन और तंत्रिका के तंत्र में गड़बड़ी। तो सबसे बड़ी बात है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना और यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बीमारी है और ये ठीक होने में भी बहुत टाइम लेती है। इसका एक लंबा कोर्स भी करना पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और PAS पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड तथा आइसोनियाजाइड मुंह से ली जाती है। BCG एक टीका है जो कि सभी को बचपन में लगाया जाता है। तो ये यहाँ से ही, जब ट्यूबरकुलोसिस बहुत फैल रहा था तो एक वैक्सीन का निर्माण किया गया और एक गवर्नमेंट मुहिम को थ्रू आपको ये BCG का टीका भी और वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा गया। विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस है, दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं और बैक्टीरियल डिजीज का एक अपना कोर्स होता है और या फिर आपको ये टीका, इसको रोकथाम का एक तरीका होता है। प्लेग क्या है? यह एक छुआछूत की बीमारी है जो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। क्योंकि पिस्सुओं फ्लियार्स के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है, जोनोस्लाकेओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है क्योंकि यह आसानी से चूहों से मानव तक पहुंच जाता है। प्लेग 3 प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो प्लेग चूहों से होता है, दूसरी बात बहुत तेजी से फैलता है और तीसरी बात ये 3 प्रकार का होता है। गिल्टी वाले प्लेग में रोगी की जांघ, कांख तथा गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। न्यूमोनिक प्लेग रोगी को खांसी, छींक, थूक के माध्यम से फैलता है।
सेप्टिसिमिक प्लेग में जीवाणु गिल्टियों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये बहुत ही घातक साबित होता है। ठीक है, तो प्लेग भी बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारा नुकसान पहले के टाइम में होता था। उपचार, सल्फा ड्रग्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का उपयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इनकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम चूहों को निवास स्थान से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए चूहे घर में होना बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उनकी साफ सफाई अपनी इतनी रखनी चाहिए और उनको कैसे भी करके और बहुत सारी चीजों से दूर करना चाहिए घर से। फिर है कॉलरा। कॉलरा विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण होता है। ये मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो ये हैजा भी बहुत ज्यादा भयानक उग्र रूप धारण कर लेता है और इसीलिए मक्खियों को भी उतना ही उसी तरीके से देखा जाता है ना कि एक भी मक्खी आपके खाने पे ना बैठी हो, पानी पे ना बैठी हो तो आप उसे फेंक दीजिए, है ना, ढक के रखिए तुरंत के तुरंत। तो ये कॉलरा फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पे मक्खियों पे देखा है बाहर जो भी ठेले पे सामान हो रहा होता है या फल कटे हुए रखे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, फलों को खुला नहीं रखना है, खुला नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि कॉलरा फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जितना फल आपको नुकसान नहीं कर रहा है, उतना कटा हुआ फल जहाँ पे मक्खियां बैठी हुई हैं वो आपको इस तरह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए। पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। इसका भी कॉलरा का टीका, आपके ट्यूबरकुलोसिस का टीका, बीसीजी, ये आपने देखा होगा कि ये आपको बच्चों को लगाए जाते हैं। हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए। पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। तो जो भी लोग टीके को लगा के वैक्सीनेशन के थ्रू इसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। डिप्थीरिया, यह रोग कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। ये रोग के गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वासावरोध हो जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह डिप्थीरिया भी बहुत घातक है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और वमन आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, डीपीटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए। दरवाजा बंद करो, आवाज आ रही है। यह सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित करना चाहिए। विसंक्रमित कैसे करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट में डालेंगे या डेटॉल में या सेवोलॉन का यूज करेंगे, तभी तो। तथा रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट से के घोल से धोना चाहिए। डीपीटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रोगी को व्यवहार में लाए गए कपड़ों को विसंक्रमित करना चाहिए तथा रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए। तो जितनी भी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ, वो जो है नेचुरोपैथी में क्या किया जाए ये सब बीमारी का, ये नहीं बता रहे मैम, थोड़ा सा वो बता देते ना। हाँ, वो भी बताएंगे। वो तो है ही, पहले अभी आप पढ़िए तो सही। होता क्या है ना, देखिए वायरल डिजीज का तो आपने अभी देखा, कोविड-19 के केस में
वायरल डिजीज का एक ही हमारा तरीका है कि हम लिक्विड डाइट को फॉलो करें, हाँ, हर्बल काढ़ों को फॉलो करें। तो जब हम लिक्विड पे आते हैं, बॉडी को काम कराना बंद करते हैं, फास्टिंग, उपवास चिकित्सा को फॉलो करते हैं, तो वायरल डिजीज इजिली जाती है। बैक्टीरियल डिजीज के केस में आपको बहुत सारा इस तरह से जैसे मिजल्स हो जाते हैं, होता है, तो मिजल्स का कोई उपचार नहीं है, आइडियली किसी चीज का कोई उपचार नहीं है। तो उपचार के दृष्टिकोण से नेचुरोपैथी में एक्यूट डिजीजेस का एक ही रोल है कि हम हाइजीनिकली उसको हाइजीन मेंटेन करें, लिक्विड पे रखें, चाहे सूप पे रखें, चाहे आप फलों पे रखें, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है और वो उसकी उम्र क्या है, उसकी तासीर क्या है शरीर की, क्या मौसम अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाइट डिजाइन करते हैं, तो उस तरीके से ठीक करते हैं। कुछ चिकित्सा तो पहले चिकित्सा पढ़ने में तो आइए, तब तो बताएंगे चिकित्सा। वो जानना चाह रहे थे मैम, हर बीमारी का कुछ न कुछ एक अलग होगा ना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी? हाँ बिल्कुल है। जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है हर बीमारी का, यही तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है। लेकिन आपको नॉलेज तो हर बीमारी की होनी चाहिए ना, कि वो कहाँ की बीमारी है, क्या नाम है, किसका टीका अवेलेबल है, टीका क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये तो इतनी साइंस तो आनी चाहिए ना। अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा कि बैक्टीरिया से डिजीज है कि फंगस का है कि आपका, इसीलिए तो नेचुरोपैथी में इतना कोर्स लाया गया कि सिर्फ आप ना मिट्टी की पट्टी, स्टीम बाथ और इसकी बातें करते हो, और जब बात आई कि डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है या टाइफॉइड है, आपको पता ही नहीं है बीमारी है कहाँ से आई बीमारी, कैसे हो गई बीमारी। तो बीमारी को अब ना हो इसका भी तो इंतजाम करेंगे ना। नहीं, वो तो जो उपचार में इसमें लिखा हुआ है ना मैम कि ये दवाई खाएं। हाँ। तो नहीं, तो उपचार में टीका है, दवा है अभी तक, ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी इतना नहीं प्रामाणिकता है कि इसको टेस्ट के लेवल पे ठीक किया हो अभी तक, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में वायरल डिजीज का उपचार या एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज का उपचार कैसे किया जाए ये है, पर कितना लेप्रोसी ठीक हो रही है, कितना निमोनिया ठीक हो रहा है, कितना टिटेनस ठीक हो रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर तो इसका उपचार लिखा ही नहीं है। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आपको उपचार पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि पता है आप चिकित्सा जानते नहीं है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे नेचुरोपैथी। अभी आगे पूरी जल चिकित्सा पे आपका लिटरेचर है, मिट्टी चिकित्सा पे लिटरेचर है, तो वो आपको कैसे देनी है, अभी मैं बता भी दूं कि इसमें मिट्टी चिकित्सा फायदा करती है, तो कैसे होगा, आधे लोग नहीं जानते होंगे ना, ठीक है। तो अभी पहले यही समझे कि शब्द क्या है, बीमारी का नाम क्या है, और वो बैक्टीरियल है, फंगस है कि वायरल है, ठीक है। जी मैम, ओके मैम। टिटनेस छूट गया है, टिटनेस पढ़ लेते हैं। डिप्थीरिया हो गया, डीपीटी का टीका लगता है। टिटनेस, इसे लॉकजॉ या धनुष टंकार कहा जाता है। यह रोग बैसिलस टेटनी जीवाणु से होता है। यह रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक या ATS का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। तो ये क्योंकि देखो अभी तक इन बीमारियों का, इन बड़ी बड़ी बीमारियों का मैनेजमेंट दवाओं से और टीकों से होता आया है, ठीक है। तो अभी भी तो आपके बच्चे जो छोटे हैं घर में, या आपने ये सब टीके लगवाए हुए हैं ना, तो इनकी नॉलेज तो होनी ही पड़ेगी। अभी इतना रिसर्च नेचुरोपैथी पे हुआ नहीं है, ठीक है। इन बेसिक बीमारियों पे तो एक्चुअली नहीं हुआ है। अब जो वायरल डिजीजेस हैं उनको अब हैंडल किया जा रहा है। फिर लेप्रोसी क्या है? यह एक संचारणशील रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह पैतृक या आनुवांशिक रोग नहीं है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा कोहनी व घुटनों के पीछे एड़ी और कलाई और अगल बगल की तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं।
इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाएं शामिल हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफैमिसिन। ठीक है। फिर आता है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधियां प्रदान की जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर नेचुरोपैथ होता तो हॉट फुट बाथ दिया जाता है। अभी मैं आपको अगर हॉट फुट बाथ बताऊं तो मुझे सिखाना भी पड़ेगा ना हाइड्रोथेरेपी में, जल चिकित्सा में, कि हॉट फुट बाथ क्या है निमोनिया का ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद चेस्ट पे फर्मेंटेशन, बैक पे फर्मेंटेशन, चेस्ट मसाज और बैक मसाज। तो ये सारा ही कुछ या संदीप थेरेपी, इसकी पूरी नॉलेज आपको आगे धीरे धीरे मिलेगी, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर है काली खांसी, वूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलस परट्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। यह मुख्यतः बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका DPT लगाते हैं। वायरस जनित रोग, अभी तक आप पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीजेस, अब आप पढ़ेंगे वायरल डिजीजेस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, संक्षिप्त रूप है इसका एड्स। यह रोग विषाणु का नाम इस रोग के विषाणु का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। रोग यौन संबंधों के कारण दान, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें अगर अनियमितता होती है, नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी बिल्कुल 0। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है AZT दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जो HIV विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया को रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकते हैं। ठीक। अब स्मॉल पॉक्स देखिए सारी वायरल डिजीज एक ही कैटेगरी में डाली गई है नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से। बैक्टीरियल अलग तरीके से, वायरस अलग तरीके से। तो स्मॉल पॉक्स क्या है? यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं, जो बाद में फफोलों का रूप धारण कर लेते हैं। उपचार: रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों से सुरंड साफ ना हो जाए। घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका लगा लेना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए फिर भी स्मॉल पॉक्स होते हैं तो हमें क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, कोई उसकी दवा नहीं है। हाँ, तो आइडियली किसी भी वायरल डिजीज की कोई दवा नहीं है। ठीक, सारे वायरल डिजीज जो आप ये पढ़ रहे हैं उनको एक ही तरीके से ठीक किया जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अलग रखते हैं, नीम का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, काढ़े पिलाते हैं, बॉइल्ड खाना ही देते हैं, घर में ही नहीं बनाते हैं बॉइल्ड खाना, राइट। मतलब सिर्फ इसलिए कि उसको स्मेल ना आए तेल की, छौके की, मन ना कर जाए, इस लेवल पे डिटॉक्स करना चाहिए। ऐसे ही सारे वायरल प्रॉब्लम है, जितनी भी वायरल डिजीज है एक ही तरह से ट्रीट होती हैं, पर ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लगता है कि नहीं इसकी दवा खा लो। दवा नहीं है उसकी, कोई किसी भी चीज की कोई दवा नहीं। वायरल डिजीजेस को एकदम जैसे स्मॉल पॉक्स को ठीक किया जाता है वैसे ही ठीक करना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, हेलो, हाँ मैम, हम एक और बात बताना चाह रहे थे मैम इसमें कि हम इसमें जो है ना, मेरे बेटा को हुआ था हाल ही में पूजा के समय में, तो हम इसमें आइस का ये दिए थे सेक, बहुत रिलीफ हुआ इससे। आप जैसे बताए थे वो
बैग में दे के आइस वैसे हम दिए थे सर। कहाँ पर आपने बर्फ की सिकाई की? पेट पे? नहीं, जहाँ हुआ था वहाँ और पेट पे भी। बहुत परेशान था 3 रोज से। जब वो सेक किए तो आराम हो गया और रिलैक्स होके सोया वो बहुत। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए ये आपको बहुत नजदीक से समझना पड़ेगा। जब आप अभी पढ़ लेंगे सारी थेरेपीज, तो उस व्यक्ति विशेष को उस समय कैसे रखा जाए। जैसे जलन हो रही है किसी को, तो गर्म ट्रीटमेंट नहीं फायदा करेगा ना। खुजली हो रही है, जलन हो रही, ठंडा ट्रीटमेंट फायदा करेगा। शरीर खुद डिमांड कर रहा है कि ठंडा किया जाए। ठीक, भूख नहीं लग रही है, जितना जीरो खाने पे रखेंगे उतना फायदा करेगा। ठीक है, अब उसको दिल बहलाने के लिए आप विटामिन सी बढ़ा सकते हैं, सूप बना सकते हैं अगर ठंडियां चल रही हैं, नहीं तो फलों का रस दिया जा सकता है। ऐसा करके उसका भोजन सुधार होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा ये एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, खांसी, सर्दी, तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ये कभी कभी महामारी का भी रूप ले लेता है। रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अब देखो, एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम गरारा करना चाहिए। ठीक, तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से गरारा और पेट साफ कैसे रखा जाए, या फाइबर बढ़ाएंगे या नेचुरोपैथी में एनीमा देंगे तो इंसान स्वस्थ होने लग जाता है। पोलियोमाइलाइटिस यह रोग निस्यंदी विषाणु लाइक फिल्टरेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों द्वारा होता है। शरीर में इनसे बचने के लिए रोग प्रतिरोधक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं, रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। उपचार क्या है पोलियो का? इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो के वैक्सीन लगवा दिए जाते हैं और साल्क ने खोजी थी इंजेक्शन जिसके द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सैबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षा तंत्र को और आसान बना दिया। प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया है। ठीक है, तो पोलियो की भी आप जानते हैं वैक्सीन डेवलप की गई और वैक्सीन के माध्यम से इसको नियंत्रित किया गया। फिर आता है डेंगू। डेंगू अभी भी स्टिल फैला हुआ है। समझिए, अभी भी हमने कितने केसेस अभी इधर सुने। तो जब भी मौसम बदलता है तो 2 मौसम के परिवर्तन पे वायरल डिजीज सबसे ज्यादा फैलती हैं। यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को इडियम इजिप्टी, इडियस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फंगस फटिंगन्स नामक मच्छर संचालित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है, चेहरे पर पट्टियां निकल आती हैं तथा सिर, आंखें, पेशियों और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। ये महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। तो डेंगू फीवर जो अभी फैला हुआ है, इतना सीवियर पेन होता है कि हड्डी तोड़ बुखार, मतलब बोन की तरह से लगता है कि हड्डियां टूट रही हैं, इतना फीवर होता है। प्लेटलेट काउंट इसमें गिरता है, जिसमें आपके नेचुरोपैथी में पपीते की पत्ती, सहजन की पत्ती, करी पत्ती, इन सब पत्तियों का एक विशेष योगदान रहता है। जॉन्डिस कर लें और फिर हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है तथा इससे रक्त में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। परंतु यकृत की कोशिकाएं उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं, फलतः पित्त वर्णक
यकृत शिरा के माध्यम से शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाता है, पेशाब की पीला होता है और खून में बाइल बढ़ जाता है। तो लीवर का प्रॉब्लम है, अगर लीवर सही तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो बाइल जो लीवर प्रोड्यूस करता है वो आपका ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, जिससे पेशाब भी पीली होती है और बहुत सारा बाइल बाहर निकलने लगता है। इस रोग से बचने के लिए ठंड से बचना चाहिए, परंतु पौष्टिक आहार आदि ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती। ठीक है। हाइड्रोफोबिया और रेबीज यह एक संघातिक रोग है जिसके संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है, इनके काटने से रोगों के विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल में भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है। दूसरे में रोगी को पैरालिसिस, तेज ज्वर, अचानक सरदर्द होता है तथा वोमिटिंग करने की प्रवृत्ति, बेचैनी होती है। एंटी रेबीज टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक एसिड व नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। यहीं पर फिनिश करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी क्लास आगे की हम लोग करेंगे, तब पढ़ेंगे आगे फंगल डिजीजेस। देखिए ये बीमारियां बचपन में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है ना। आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे में भी ये सारी होंगी। आपको एटलीस्ट वो बीमारी कैसे हुई, क्या नाम है और इसका एलोपैथ में क्या मैनेजमेंट है ये पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम में दोनों चीजें लेके चलते हैं, हम लोग चलते हैं ना। तो ऐसा मत सोचिए कि नेचुरोपैथी सर्वे सर्वा है या एलोपैथी सर्वे सर्वा है। कभी कभी हमें एलोपैथ मैनेजमेंट के साथ साथ नेचुरोपैथी करना बहुत फायदेमंद होता है। जब शरीर टूट रहा है, हाँ, और आपको दर्द, जैसे प्रेम जी ने अभी बताया कि दर्द था तो हमने ठंडी सिकाई की, बहुत फायदा हुआ। तो बहुत बार चीजों में हमें एलोपैथ मैनेजमेंट के साथ साथ नेचुरोपैथी करनी पड़ती है। और बहुत बार ऐसा कि ये महामारी हो गई, अभी कोविड क्या हुआ, महामारी हो गई। फर्स्ट वेव में हम समझ ही नहीं पाए, सेकेंड वेव में मैंने खुद 1000 लोगों को देखा है। 1000 विश्वरूप चौधरी के अंडर में हमारा नाइस एक्सपर्ट टीम था, उसमें मैं थी और मेल के थ्रू मेरे ही पास आता था और इजीली लोग ठीक हुए 3 दिन की लिक्विड डाइट पे। सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। फिर थर्ड वेव में क्या हुआ, नहीं संभाल पाए ना, तो कितना स्ट्रॉन्ग वेरिएंट था कि लोगों की डेथ हो गई। कुछ तो फियर से हुई और कुछ नहीं संभल पाए। तो कहीं कहीं पर हमको एलोपैथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आयुर्वेद मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर हमारी सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही काफी होगी। इसीलिए जितनी जल्दी बीमारी पता चले, जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ऐसे ही पढ़ डालिए, पता होना चाहिए बस। आगे जब आप लोग चिकित्सा पढ़ेंगे तो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार।